तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारा दिल्ली सल्तनत। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करेंगे वो चैप्टर हमारा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का काल जो है ये 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का काल जो है ये 1206 यानी कि जब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जब आपका मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ से लेकर के पानीपत के पहले लड़ाई तक में इसका काल माना जाता है। अभी हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने बात कर लिया था मोहम्मद गौरी पर, हमने मोहम्मद गौरी पर बात की थी और हमने देखा था कि 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो 1206 और दमयक में गौरी की मृत्यु, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बन जाता है। तो ये एक प्रश्न तो महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए। अब दूसरी बात, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था। इसीलिए जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो भारत में उसके जितने भी विजित प्रदेश थे, जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे, इन सभी का प्रशासन जो है ये प्रत्यक्ष रूप से उसके गुलाम सेनापति के हाथ में आ जाता है और उस गुलाम सेनापति का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, एक थोड़ा सा मैं पीछे आपको ले जा रहा हूँ कि मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद परिस्थितियाँ क्या थी गौर, गजनी और भारत में, चूँकि कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में उसका जो प्रदेश था, उसका जो क्षेत्र था, वो 4 भागों में बेसिकली बंट जाता है। पहला भाग जो था ये था उसका मूल प्रदेश जिसका नाम था गौर। ठीक है, दूसरा प्रांत जो बढ़ जाता है ये बढ़ जाता है गजनी। तीसरा जो था ये था सिंध, आधुनिक पाकिस्तान वाला क्षेत्र। और चौथा जो क्षेत्र था ये था हमारा भारत, जो हमारे लिए मेन है। ठीक है, तो गौरी की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य था ये 4 प्रांतों में बढ़ जाता है। तो जो गौर प्रांत था इसका प्रशासन गौरी का जो है ये भतीजा देख रहा था। यहाँ का राजपाट, यहाँ का जो शासन था ये गौरी का भतीजा देख रहा था। गजनी जो था, गजनी में यालदौज, ठीक है, इसका पूरा नाम था ताजुद्दीन यालदौज। ये आगे हमको काम में आएगा, जब हम संघर्ष देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। तो गजनी में जो है ये ताजुद्दीन यालदौज नाम का सेनापति जो है ये वहाँ का प्रशासन देख रहा था। सिंध की बात करते हैं तो सिंध में एक गौरी का और वफादार था जिसका नाम था नासिरुद्दीन कबाचा, यह सिंध का प्रशासन देख रहा था। बच गया भारत, तो भारत में हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का सबसे वफादार सेनापति था, ये जो है ये भारत का प्रशासन देख रहा था। और इसी के द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है और इसी दिल्ली सल्तनत के तहत हमें देखना है आज का क्लास। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना की उसे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमने परिस्थिति देख ली गौरी की मृत्यु के बाद आसपास के क्षेत्रों की क्या परिस्थिति थी, इसी से हमें वहाँ के संघर्षों को समझने में सहायता मिलेगी। अब गौरी की मृत्यु के बाद भारत का प्रशासन जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जिस वंश की स्थापना की उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए और इन 5 वंशों में 32 सुल्तानों ने शासन किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश और कितने सुल्तान हुए। तो दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर के 5 राजवंश हुए और 32 सुल्तान हुए। तो ये जो 5 राजवंश हैं, कभी कभी इनका क्रम पूछा जाता है, कभी इनका काल भी पूछ लिया जाता है और इनके प्रमुख शासक या संस्थापक कभी पूछ लेते हैं। कभी प्रमुख शासकों से प्रश्न बनता है और कभी इनके अंतिम सुल्तानों से प्रश्न बनता है। तो एक बार हम लोग फटाफट से देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में ये जो 5 राजवंश हैं इनको कैसे याद करेंगे और इनके संस्थापक और अंतिम शासकों को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से बनाते हैं हम लोग इसको। तो ये जो 5 राजवंश है इनको याद करने के लिए एक गजब का ट्रिक है जिसे अगर आप याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि लाइफ टाइम आप इसे नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन 5 राजवंशों को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। सबसे पहले राजवंश को कैसे याद किया जाए,
तो ये कुल राजवंश जो हुए दिल्ली सल्तनत में, ये हुए हैं 5 राजवंश, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, याद करने का ट्रिक क्या होगा? तो याद करने का ट्रिक हमारा होगा गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, 5 राजवंश को याद करने की ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, आइए अब इसको, ये तो कोड बन गया, अब इस कोड को डिकोड करते हैं कि इसमें से कौन कौन से वंश होंगे। तो गुलाब जो है, इससे हमारा हो जाएगा पहला वंश जिसका नाम है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हमारा हो जाएगा लोदी वंश। तो ये हो गए दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंश और उनको याद करने की ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, और वंश हो गए गुलाम, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश। एक बार फटाफट से मैं इनका काल आपको बता देता हूँ, टाइम, क्योंकि इस टाइम से आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि इनका काल क्या क्या रहा। तो आइए बात करते हैं इनका काल, इन्होंने कितने काल से लेकर कितने काल तक इन्होंने शासन किया, इनका टाइम क्या रहा। तो गुलाम वंश का काल ठीक गौरी की मृत्यु से शुरू हो जाएगा 1206 से लेकर के 1290 तक, इनका हो जाएगा 1290 से लेकर के 1320 तक। तुगलक वंश का काल हो जाएगा 1320 से लेकर के 1398 तक। सैयद वंश का हो जाएगा 1414 से 1451 तक। यहाँ 1398 से 1414 के बीच में गैप है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये गैप क्यों है, आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उस समय। और लोदी वंश का है 1451 से लेकर के 1526 तक। तो ये हो गया इन वंशों का काल। अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब काल के बाद इन वंशों के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इनके संस्थापकों को याद करने के लिए भी हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं फटाफट से, क्योंकि संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछेगा आपको कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संस्थापक के लिए हम लोग एक बना लेते हैं कॉलम, अपना ऐड कर लेते हैं। तो संस्थापक, ठीक है, इसका फाउंडर कौन था इस वंश के। तो संस्थापकों को याद करने के लिए भी हम एक कोड बनाएंगे, और कोड हमारा होगा ऐबक जल गया, ऐबक जल गया, खिज़्र खां बचाओ। तो संस्थापकों का हमारा कोड हो गया ऐबक जल गया, खिज़्र खां बचाओ। आइए अब डिकोड करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जल यानी कि इनका नाम मैं लिख देता हूँ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये हो गया आपका खिलजी वंश के संस्थापक। ठीक है, इसके बाद में आपके हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो तुगलक वंश के संस्थापक है गया, तो गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये हो गए तुगलक वंश के संस्थापक। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में सांस यानी सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक अपने हो गए खिज़्र खां, और अंतिम वंश है लोदी वंश, लोदी वंश के हो जाएंगे बचाओ यानी कि इनका है बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। तो ये 5 वंश के फाउंडर यानी 5 वंश के आपके संस्थापक हो गए। गुलाम वंश के हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा खिलजी वंश, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा वंश तुगलक वंश, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। चौथा वंश हमारा
सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां ही हैं। और चौथा वंश है लोदी वंश, और लोदी वंश के संस्थापक हो गए बहलोल लोदी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो वंश है, इन वंशों के अंतिम शासक कौन कौन थे, ठीक है, कौन से वंश के लास्ट शासक, अंतिम शासक। ऐसे ये रेयर है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी अगर पूछ ले तो पीछे क्यों रहना है, एक नंबर हम क्यों माइनस कराएं, हम जानेंगे इसको। और छोटा सा ट्रिक है, जैसे इसको संस्थापक का ट्रिक है वैसे अंतिम शासक का भी एक ट्रिक हम लोग बना लेंगे, है ना। अंतिम शासकों को याद करने का ट्रिक है शम्स मुबारक, ठीक है। अंतिम शासकों को याद करने का ट्रिक हमारा है शम्स मुबारक नासिर, शम्स मुबारक नासिर अला इब्राहिम, शम्स मुबारक नासिर अला इब्राहिम, ठीक है। ये है अंतिम शासकों का ट्रिक, शम्स मुबारक नासिर अला इब्राहिम, ठीक है। डिकोड करते हैं फटाफट से। शम्स से हो जाएगा शमशुद्दीन, शमशुद्दीन कैमूर्स, इसका नाम है शमशुद्दीन कैमूर्स। ये शमशुद्दीन कैमूर्स जो है ये गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान हैं। इसके बाद है मुबारक शाह, तो इसका नाम है मुबारक शाह खिलजी, और मुबारक शाह खिलजी जो है ये गुलाम वंश के खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान हो गए, ठीक है। इसके बाद है नासिर, नासिर से हो जाएगा आपका नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। और ये जो नासिरुद्दीन महमूद है, ये नासिरुद्दीन महमूद आपके तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान हो गए, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान। इसके बाद है अला, अला से हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये सैयद वंश के अंतिम सुल्तान है। और सबसे अंतिम वंश जो है ये है आपका, सबसे अंतिम वंश है लोदी वंश, और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम, यानी इब्राहिम लोदी हो गए, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया एक ओवरव्यू दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का, और जो इनके संस्थापक और अंतिम शासक है। एक बार फटाफट से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए। राजवंशों को याद करने का ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, ठीक है, गुलाब से हो जाएगा हमारा गुलाम वंश। इसके बाद है खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश। काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो काल जो है ये गुलाम वंश का 1206 से 1290 है, खिलजी वंश का 1290 से 1320 है, तुगलक वंश का 1320 से 1398 तक है, सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी तक है, और लोदी वंश का 1451 से 1526 है। या 1398 और 1414 के बीच में गैप है, क्योंकि इस समय में विदेशी आक्रमण हुए थे, वो जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं संस्थापक। तो संस्थापकों को याद करने का हमारा ट्रिक है ऐबक जल गया खिज़्र खां बचाओ, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज़्र खां, और लोदी वंश के बहलोल लोदी, बचाओ से बहलोल लोदी। अंतिम शासकों की बात करते हैं तो अंतिम शासकों का ट्रिक है शम्स मुबारक नासिर अला इब्राहिम। शम्स से हो जाएगा शमशुद्दीन कैमूर्स जो गुलाम वंश के अंतिम शासक है, इनको कैकूबाद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हमारा खिलजी वंश, खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद में हमारा तुगलक वंश, तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद में हमारा है सैयद वंश, सैयद वंश के अंतिम सुल्तान है अलाउद्दीन आलम शाह, और अंतिम है हमारा लोदी वंश, और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान है इब्राहिम लोदी। वही इब्राहिम लोदी जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों पराजित हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा और मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। तो आज का क्लास चूँकि लंबा हो जा रहा है ज़्यादा, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और अगले दिन में
नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे गुलाम वंश को, और गुलाम वंश को हम लोग जो मुख्य मुख्य शासक हैं उनको अलग अलग बांट करके छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे, ताकि आप एक वीडियो देख लीजिए और आपका एक चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो आज की क्लास का एंड यहीं पर करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।